तो अब जो हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर करने जा रहे हैं, ये आपके क्लास 9 CBSE की हिस्ट्री बुक की सेक्शन 2 है और इसकी हेडिंग है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़। इसकी दूसरी चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पेस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेज नंबर 97 से 116 तक में है ये। तो बुक सामने में रख के पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? चैप्टर 5 है आपके इस बुक का। जो इसकी हेडिंग है वो क्या है? पेस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न आधुनिक दुनिया में चारवाहों की स्थिति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आप ये टर्म समझ लो कि चरवाहा होता क्या है। तो कुछ ऐसा कोई खास टर्म है नहीं, मतलब भेड़ बकरी चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। जो झुंड में लोग लेकर निकलते हैं और किसी मैदान में छोड़ दिया, सारा दिन वो घास चरेंगे और फिर शाम को ले आया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो झुंड में भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं चराने के लिए, उनको चरवाहा कहते हैं। तो इससे पहले कि इस चैप्टर की शुरुआत हो, एक बड़ा सा पिक्चर दे रखा है आपके बुक में 97 पेज में, उसको आप ज़रा ध्यान से समझो, ठीक है। इसके डिटेल्स में क्या लिख रखा है इसको भी ज़रा समझ लो, ताकि आपको एक चरवाहा का हल्का सा कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि ये किस तरह के लोग होते हैं। शिप ग्रेजिंग ऑन द बुग्याल्स ऑफ ईस्टर्न गढ़वाल। शिप जो है, शिप ग्रेजिंग मतलब चरती हुई भेड़ है ना। शिप का प्लूरल नहीं होता, शिप सिंगुलर प्लूरल में एक ही होता है। तो शिप जो है, ये जो बुग्याल है, जो पूर्वी गढ़वाल में के बुग्याल में चरती हुई भेड़ों का दृश्य है। जगह का नाम है बुग्याल, जो है वो जगह का नाम है। और ये जो जगह है, बुग्याल्स आर वास्ट नेचुरल पास्चर्स ऑन द हाई माउंटेन्स above 12,000 feet. They are under snow in the winter and come to life after April. At this time, the entire mountainside is covered with a variety of grasses, roots, and herbs. By monsoon, these pastures are thick with vegetation and carpeted with wild flowers. तो ये जो चरती हुई भेड़ों का जो दृश्य है पूर्वी गढ़वाल के, ईस्टर्न गढ़वाल के बुग्याल में, ईस्टर्न गढ़वाल के बुग्याल में ये जो चरती भेड़ों का दृश्य है, इसके बारे में हम लोग ज़रा सा पढ़ लें कि बुग्याल जो है वो एक नेचुरल पास्चर्स है। नेचुरल पास्चर्स का मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक चारागाह, मतलब इसकी कोई खेती टाइप नहीं होती है, खुद ब खुद निकलने वाला चारागाह, ठीक है। तो बुग्याल जो है वो क्या है? काफ़ी विशाल नेचुरल पास्चर्स है, हाई माउंटेन्स पर, पहाड़ों के ऊपर है। ये बुग्याल नामक जो जगह है, ये 12,000 फीट से भी ऊपर ये जगह है पहाड़ पर। और ये कैसी जगह है? नेचुरल पास्चर्स वाली जगह है, प्राकृतिक चारागाह है। मतलब इसको कोई उगाने का काम नहीं करता, ये खुद उगता है। दे आर अंडर स्नो इन द विंटर एंड कम टू लाइफ आफ्टर अप्रैल। ये बर्फ के नीचे ढका होता है। ये 12,000 फीट है ऊपर, तो बर्फ से तो ढका ही होगा। तो ये जो है 12,000 फीट ऊपर होता है, 12,000 फीट ऊपर की ज़मीन है ये। और विंटर में ये बर्फ़ से ढका रहता है और अप्रैल के बाद मानो इसमें हरी भरी ज़िंदगी आती है। बर्फ़ से ढका रहता है तो कुछ खास ऐसी होती नहीं है। और जब अप्रैल के बाद वाला वक्त आता है, जब ऑटम शुरू होता है, गर्मी शुरू होती है, तो ये जो पूरा इंटायर माउंटेन साइड है ये भर जाता है। किन किन चीज़ों से भर जाता है? वैरायटी ऑफ ग्रासेस से, कई तरह की घास, जड़ें, जड़ी बूटियों से ये जगह जो है वो क्या हो जाता है? भर जाता है। बाय मानसून दिस पास्चर्स आर थिक विद वेजिटेशन एंड कारपेटेड विद वाइल्ड फ्लावर्स। और जब तक मानसून आता है, जून जुलाई के महीनों में, बिहार में मानसून आता है 12 जून को कहा जाता है। अब अगर 12 नहीं 13 को आ रहा है, 14 को आ रहा है, तो फिर लेट आ रहा है। तो बाय मानसून आते आते तक ये जो पास्चर लैंड है, ये पास्चर जो चारागाह है, ये काफ़ी, यहाँ पर हरियाली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और फूलों से मानो ये जगह ढक जाता है।
अप्रैल से शुरू हुआ, वेजिटेशन शुरू हुआ, हरी भरी चीज़ें निकलनी शुरू हुई। जब बर्फ़ में ढकने के बाद, जब ये बर्फ़ के ढकने का सिलसिला ख़त्म होता है, जब बर्फ़ गल जाती है, गर्मी के दिन आते आते, स्प्रिंग सीजन आते आते जब ये गल जाती है बर्फ़, तो यहाँ पर जो पौधे हैं, जो घास फूस है, वो निकलना शुरू होती है। और मानसून आते आते तक काफ़ी ज़्यादा हरियाली आ जाती है। जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं, जंगली फूल हैं, उनका अंबार सा लग जाता है, समझा। और तब जो है ये जो पास्चर लैंड जो है यहाँ पर, तब यहाँ पर जो है ये भेड़ बकरी चराने वाले जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो पहुँचते हैं। तब जो है यहाँ पहुँचते हैं, क्यों? ताकि जो हरी भरी घास है ये अपने वो भेड़ बकरियों को खिला सके। ठीक है, तो बुग्याल समझ में आया क्या है, कौन सी जगह। इसके आगे भी चर्चा है, ये जो है ना आगे भी चर्चा है कि ये बुग्याल जो है वो आगे भी आपके चर्चे में आएगा, इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बुग्याल जो है वो ईस्टर्न गढ़वाल में है। इस पर जो है वो भेड़ चरता हुआ दृश्य दिखाया गया है। ये नेचुरल पास्चर लैंड है, 12,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। ये विंटर में जो है वो ढक जाता है, ये बर्फ़ से ढक जाता है। अप्रैल आते आते जो है ये माउंटेन साइड में जो है वो क्या होती है, हरी भरी घास निकलनी शुरू होती है। जड़े हर्ष मानसून आते आते तक क्या हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा घनी जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ की जंगले कह लो या घास फूस कह लो, जो भी हैं, हर्ब्स हो गया, चाहे जड़ी बूटियाँ हो गई, चाहे घास फूस हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जंगली फूल भी निकल आते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। इस चैप्टर में, इस चैप्टर के प्रीफेस में, प्रीफेस कहते हैं प्रस्तावना को, हल्की सी आपको हिंट दी जाती है कि ये चैप्टर है किस बारे में। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। नोमैड्स आर पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस एंड बट मूव फ्रॉम वन area to another to earn their living. In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. तो इस चैप्टर में जो है वो हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में। नोमैडिक कहते हैं घुमंतु को। घुमंतु का मतलब होता है जो एक जगह टिकने वाले नहीं होते हैं, इनकी ना कोई ज़मीन होती है, ना कोई ऐसा, जहाँ जगह मिल गया, जहाँ रैन बसेरा मिल गया, ये लोग वहीं रह जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो है वो आप लोग नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में जानोगे। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक स्थान पे नहीं रहते, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक एरिया से दूसरे एरिया में कमाने के पर्पज से जाते रहते हैं। इंडिया के कई सारे जगहों पर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट जो है वो हमेशा झुंड बनाकर, बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ, कैमल्स के साथ और कैटल के साथ झुंड बनाकर निकलते हैं इंडिया में कई एक जगहों पर। Have you ever wondered where they are coming from and where they are headed? क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी इस बात पर हैरानी व्यक्त की है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? Do you know how they live and earn? क्या आपको पता है कि कैसे वे रहते हैं और कैसे ये कमाते हैं? What their past has been? क्या इनका पास्ट है? क्या आपने कभी सोचा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पास्ट है, कैसे रहते हैं, कैसे कमाते हैं? कभी सोचा? इन झुंडों में जो लोग घूमते रहते हैं, इन झुंड का अस्तित्व क्या है, इनकी पास्ट क्या है? Pastoralists rarely enter the pages of history textbooks. When you read about the economy, whether in your classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. Sometimes you read about artisans, but rarely about pastoralists, as if their lives do not matter, as if they are figures from the past who have no place in the modern society. तो पैस्टोरलिस्ट जो हैं बहुत मुश्किल से इनको जो है वो हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के पेजेस में आप देखोगे। मतलब इनकी हिस्ट्री को शायद ही इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है, कम लिखते हैं लोग, नहीं के बराबर लिखते हैं। तो पैस्टोरलिस्ट को बड़ी मुश्किल से इतिहास के पन्नों में जगह मिलती है। आप पढ़ते हो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, आप जो हो वो देश की जो है वो इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, वेदर इन योर क्लासेस ऑफ हिस्ट्री, चाहे हिस्ट्री के क्लासेस में हो चाहे इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हो। आप एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, कभी कभी तो आर्टिसंस के बारे में, लेकिन चरवाहों के बारे में तो आप शायद ही पढ़ते होगे।
बस समझ में आ रहा है। चरवाहों के बारे में आप तो शायद ही पढ़ते होगे। मानो इनकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। मानो ये ऐसे लोग हैं जो पास्ट के थे और इनका मॉडर्न सोसाइटी में कोई जगह ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. You will read about the way colonialism impacted their lives and how they have coped with the past pressures of modern society. The chapter will first focus on India and then Africa. तो इस चैप्टर में हम लोग पैस्टोरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पैस्टोरलिज्म मतलब चारागाह से रिलेटेड बातें, चरवाहों से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है इंडिया और अफ्रीका जैसे समाजों में इनका। ठीक है, देश की इकोनॉमी में भले इनका हाथ ना हो, लेकिन इंडिया और अफ्रीका के समाज में इनका बहुत ज़्यादा स्थान है। किस तरीके से पैस्टोरलिस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ोगे कि किस तरीके से कॉलोनियल सोसाइटीज़ ने, उपनिवेशवाद कहते हैं, ये सेकंड टॉपिक में उस टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये है क्या। आप शॉर्ट में इतना ही समझो कि दूसरे देश के द्वारा किसी कमज़ोर देश पर आधिपत्य जमा लेना, अधिकार जमा लेना और उसको अपने शासन के अंदर रखना, ठीक है, वो उपनिवेशवाद कहलाता है, कॉलोनियलिज्म कहलाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो इस चैप्टर में जो है, जो इंडिया और अफ्रीका के समाज में जो पैस्टोरलिज्म का जो इम्पोर्टेंट स्थान है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप पढ़ोगे कि किस तरीके से कॉलोनियलिज्म ने इनकी ज़िंदगी को प्रभावित किया और किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी के दबावों को उन्होंने संभाला है। आज तक प्रेशर पड़ा इन लोगों पर, गरीब लोगों पर वैसे भी लोग ज़्यादा जुल्म ढाते हैं और जो चरवाहे होते हैं बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते हैं। तो उपनिवेशवाद का इन पर क्या प्रभाव पड़ा, इनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे इन लोगों ने इनके दबाव को झेला है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। दिस चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। सबसे पहले हम लोग इंडिया की बात करेंगे और फिर अफ्रीका की बात करेंगे कि अफ्रीका में चरवाहों की क्या स्थिति थी, उनका क्या इतिहास रहा। पहले इंडिया के बारे में जानेंगे और फिर जो है वो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, अफ्रीका के बारे में। तो इसमें जो है वो 3 टॉपिक्स है, पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। सेकंड जो टॉपिक है वो है कॉलोनियल रूल एंड पास्टोरल लाइफ। तीसरी जो टॉपिक है आपकी वो है पैस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। ये 3 टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पैस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में, इसके प्रीफेस में हम लोगों ने क्या जाना कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ना है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, है ना। ये जो है वो अपनी बकरियों, भेड़ों, कैमल और कैटल के झुंड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये जानने को हम लोग को मिलेगा। इनकी जगह जो है वो हिस्ट्री के किताबों में शायद ही बन पाती है। आप जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो अपनी किताबों में, लेकिन इनकी जगह बहुत कम मिल पाती है आपको जानने के लिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यही जानेंगे कि पैस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी क्या थी, ठीक है, और क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे, फिर अफ्रीका के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं वो है पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। पैस्टोरल नोमैड्स मतलब घुमंतु चरवाहे और उनकी मूवमेंट, जो उनका घूम घुमाव है, कैसे वो लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है जो चले जाते हैं। तो इनकी जो इन शॉर्ट आप इतना ही समझो, इसमें नाम ज़्यादा चर्चा में है, नाम वगैरह कुछ अजीब अजीब तरह की नामें जो हैं, जो खास करके जो हिस्ट्री को बोरिंग बनाती है, वो दरअसल अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो फिर आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कहानी में या किसी भी चैप्टर में कैरेक्टर का नाम आपको पता होना ज़रूरत होती है इसकी, ठीक है। अगर जगह का नाम पता है तो कहानी सुनने में, सुनाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो इसमें नाम वगैरह का चर्चा ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे अंडरलाइन करवा देने का। तो पैस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। क्या है देखो आगे।
Even today, the Gujjar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. Gradually, over the decades, they established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds. In winter, when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of Sivalik range. The dry scrub forest here provided pasture for their herds. By the end of April, they began their northern march for their summer grazing grounds. Several households came together for this journey, forming what is known as a kafila. When they crossed the Pir Panjal passes and entered the valley of Kashmir, with the onset of summer, the snow melted and the mountain sides were lush green. The variety of grasses and that sprouted provided rich nutritious forage for the animal herds. By the end of September, the Bakarwals were on the move again, this time on their downward journey back to their winter base. When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in low hills. इस चीज़ को आप इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे। एक चीज़ और आप लोग जान लो कि जो भी ऊंचा जगह है 12,000 13,000 फिर जैसे हम लोग बुग्याल्स के बारे में जाने ये जो भी हाइट वाली जगह होती है ठंडे प्रदेशों में वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो जब बर्फ़ जमेगी तो भला सर्वाइवल तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, नीचे उतर आते हैं, नीचे वाले मैदान में उतर आते हैं और जब गर्मी आती है तो नीचे से फिर कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी जो इकलौती संपत्ति होती है वो इनके पाले हुए भेड़ बकरी होते हैं। भेड़ बकरी, मवेशी, कैमल कुछ भी होते हैं, गाय भी हो सकते हैं। तो इनकी जो संपत्ति होती है सो यही ये जानवर ही होते हैं। तो जानवरों की ज़िंदगी कैसे चले, उनको चारा कहाँ मिलता रहे हमेशा, ये इनके मूवमेंट को डिसाइड करता है। तो नोमैड्स जो हो जाते हैं, ये लोग घुमंतु टाइप जो हो जाते हैं, उनका यही बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो आज भी जो गुज्जर बकरवाल से जम्मू एंड कश्मीर के, याद रखना नाम, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर से बिलोंग करने वाले जो हैं वो नोमैड्स पैस्टोरालिस्ट है। ठीक है, नाम याद रखना, अंडरलाइन कर सकते हो कर लो। तो गुज्जर बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बकरियों और भेड़ों को रखने वाले क्या हैं, कम्युनिटी है, ये समुदाय है। बहुत सारे लोग जो है वो इस रीजन में 19th सेंचुरी में आए थे। जम्मू कश्मीर में ये लोग कब पहुंचे थे, 19th सेंचुरी में आए थे अपने एनिमल्स के चारा के लिए, पास्चर्स के लिए। बताया मैंने आपको पहले कि इनकी ज़िंदगी जो है वो जानवरों के इर्द गिर्द घूमती है। ग्रेजुअली धीरे धीरे डिकेट्स, दशक बीतता गया, ये लोगों ने इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को इस एरिया में बसा लिया और एनुअली जो है साल में ये समर और विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। इनका साइकिल जो है वो कैसे शुरू होता है, किस आधार पर शुरू होता है, समर और विंटर ग्रेजिंग के आधार पर। गर्मी के दिनों में घास कहाँ मिलेगी और जाड़े के दिनों में घास कहाँ मिलेगी, इनका ये जो मूवमेंट है वो इसी वजह से डिसाइड होता है कि घास कहाँ मिलेगी। तो गर्मी के दिनों में ये क्या ऊपर चले जाते हैं और जाड़े के दिनों में ये नीचे चले जाते हैं। In winter, when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in the low hills of शिवालिक रेंज। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हर जगह शिवालिक रेंज नहीं है। तो इन विंटर, जाड़े में क्या होता है कि जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादरें चढ़ जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे उतरकर अपने जानवरों के साथ नीचे उतरकर शिवालिक रेंज में चले आते हैं, शिवालिक पहाड़ियों के सीमा में चले आते हैं। The dry scrub forest here provided pasture for their herds। तो ये जो सूखी हुई झाड़ियाँ होती है शिवालिक रेंज में, वो ये सूखी झाड़ियों से क्या मिल जाता है, यहाँ के जानवरों को चारा मिल जाता है। इनके द्वारा पाले गए जानवरों को क्या मिल जाता है, चारा मिल जाता है इन ग्रेजिंग ग्राउंड में। अप्रैल के अंत में इनकी शुरुआत फिर नॉर्दर्न मार्च की तरफ हो जाती है। नॉर्थ दिशा की ओर फिर चलना शुरू कर देते हैं ऊपर। अप्रैल से गर्मी शुरू हो जाती है ना, बर्फ गलने लगते हैं। तो अप्रैल में इनकी मार्च जो है वो नॉर्दर्न मार्च शुरू हो जाती है समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए, बुग्याल। ठीक है,
Several households came together for this journey, forming what is known as काफिला। बहुत सारे घर परिवार के लोग जो है काफिला बनाकर, जानवरों का काफिला, परिवारों के लोगों का काफिला, ये काफिला में चलता है, बहुत बड़े झुंड में चलता है। किधर? नॉर्दर्न दिशा की ओर। गर्मी में नॉर्दर्न दिशा की ओर, जाड़े में शिवालिक रेंज की तरफ। तो बड़ा काफिला चलता है। और फिर ये लोग पीर पंजल पासेस, पासेस कहते हैं दरार, पहाड़ियों के बीच से दरार, सीधा स्टीप थोड़े चढ़ जाएगा, लोग दरारों से होते हुए, रास्ते से होते हुए चढ़ेंगे। तो ये लोग जो है वो पीर पंजल पासेस से होते हुए कश्मीर की घाटियों में इनकर जाते हैं। फिर वापस जैसे ही समर की शुरुआत होती है, बर्फ गलने लगता है और जो माउंटेन साइड्स होती है, ऊपर वाला एरिया, वो क्या हो जाता है, पूरा हरा भरा हो जाता है। कई तरह की ग्रासेज जो है वो निकलती है और इससे इनके जानवरों को न्यूट्रियस फुराज मिल जाता है, सेहतमंद खुराक मिल जाता है, वैसा खुराक जो इनके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, इनके जानवरों के लिए। तो बर्फ़ गलते ही नई नई घास फूस आ जाती है और फिर इनके जो जानवर हैं, शिप्स हैं, गोट्स हैं, इनको क्या मिल जाता है, अच्छा खुराक मिल जाता है। सितंबर के अंत आते आते बकरवाल्स जो हैं वो फिर अपने मुंह पर आ जाते हैं। कहाँ? शिवालिक रेंज आ जाते हैं और इस बार जो है वो डाउनवर्ड जर्नी होती है। फिर वो अपने विंटर बेस पे आ जाते हैं। विंटर बेस पर जो है वो नीचे आ जाते हैं। जब जो है वो इस दौरान जो है वो हाई माउंटेन्स जो होती है वो बर्फ से ढकी होती है। एंड हर्ड्स वर ग्रेज्ड इन द लो हिल्स, और नीचे की पहाड़ियों पर क्या करते हैं, ये जानवर चराने का काम करते हैं। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स द गद्दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इन माउंटेन्स की अलग अलग एरिया में, ये तो हो गई थी बकरवाल्स, गुज्जर बकरवाल्स के बारे में, शेफर्ड, ये गरेरियों की कम्युनिटी, भेड़ बकरियों पालने की कम्युनिटी। अब जो है वो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में जो समूह है जानवर, बकरियों, इन सबको रखने वाला, उनको क्या नाम दिया गया है, गड्डी शेफर्ड्स। ठीक है। तो ये जो अलग अलग डिफरेंट एरियाज के जो माउंटेन्स के जो गड्डी शेफर्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनकी भी सिमिलर साइकिल है, मिलती जुलती इनकी भी साइकिल है। दे टू स्पेंड देयर विंटर इन लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। ये लोग भी जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल्स और हिमाचल प्रदेश के गड्डी शेफर्ड्स भी शिवालिक रेंजेस में क्या आ जाते हैं, नीचे वाले रेंजेस में आ जाते हैं जाड़े के सीजन में अपने जानवरों को लेके। समझ में आ रहा है बात? ग्रेजिंग देयर फ्लॉक्स इन स्क्रब फॉरेस्ट। और यहाँ की जो झाड़ियाँ होती हैं, शिवालिक रेंजेस में जो झाड़ियाँ होती हैं, इन झाड़ियों में ये अपनी भेड़ बकरियाँ चराने का काम करते हैं। बाय अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। और जब गर्मी आती है तो फिर लाहौल और स्पीति में जो है अपना समय बिताते हैं। लाहौल और स्पीति भी जो है वो पहाड़ी के ऊपर वाला एरिया है। बात समझ में आया? तो ये लोग बुग्याल्स में बिताते थे, जम्मू कश्मीर के लोग। ऊपर बुग्याल्स हो गया, नीचे शिवालिक रेंज में आ जाते थे। हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो शिवालिक रेंज में नीचे आते हैं। शिवालिक रेंज में नीचे कब आते हैं? गर्मी में, जाड़े में, है ना। और जाड़े में कहाँ चले जाते हैं? फिर लाहौल और स्पीति में चले जाते हैं। When the snow melted and the high passes were clear, many of them moved to the higher mountain meadows. और जब गर्मी के दिनों में, कब? अप्रैल में, जब पहाड़ से बर्फ गलनी शुरू होती है, जब दरारें खुल जाती हैं, रास्ते कह लो आप, जब दरारें खुल जाती है तब जो है ये लोग कहाँ चले जाते हैं? हायर माउंटेन मेडोज पर चले जाते हैं। जो ऊंची पहाड़ियों के घास के मैदान है, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ के लोग? हिमाचल प्रदेश के लोग। क्या नाम है इनके हिमाचल प्रदेश के? गड्डी शेफर्ड्स। ठीक है, याद रखना। बाय सितंबर दे बिगेन देयर रिटर्न मूवमेंट। फिर सितंबर में रिटर्निंग मूवमेंट शुरू होती है ऊपर से नीचे शिवालिक रेंज में। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति। जब ये नीचे आते हैं तो रुकते हैं, अपने लाहौल और स्पीति जो गाँव है वहाँ रुकते हैं। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स। तो ये जो लाहौल स्पीति में थोड़ा दिन वक्त बिता करके जो ये नीचे उतरते हैं, शिवालिक रेंज में जो आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग? सबसे पहले कि अपना समर हार्वेस्ट को काट लेते हैं। गर्मी में निकलने वाला जो फसल होता है उसको काट लेते हैं और जाड़े के लिए बो के जाते हैं। गर्मी में जो है खरीफ फसल कहते हैं इनको,
ठीक है। ज़्यादातर पैडी, मेज, कॉटन वगैरह उपजाया जाता है, ठीक है। और जाड़े में जो है उसको रबी फसल कहते हैं, मस्टर्ड और गेहूं जो है वो उगाई जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, मस्टर्ड और व्हीट लगा दिया, नीचे चले आए, और जो जाड़े में लगाया था और क्या करते हैं वो गर्मी की फसल काट लेते हैं, जाड़े के लिए बो के चले आए, ठीक है। तो गर्मी में क्या काटा, जो धान है, मेज है, कॉटन है, जो भी उन्होंने उगाया, जो भी उगाया वो इसकी क्या करते हैं, इस फसल की कटाई करके फिर जो वो जाड़े में वापस लौटेंगे यहाँ, तो उस टाइम तक क्या रेडी हो जाएगा, गेहूं हो गया, वो रेडी हो सकता है, मस्टर्ड हो गया, तो इसका क्या करते हैं वो लोग बीज बो करके जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग, ठीक है। देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक्स टू देयर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑन द शिवालिक रेंज, और फिर जो है ये वापस शिवालिक रेंज में नीचे उतर कर आते हैं। कौन, गड्डी शेफर्ड्स। रुकते कहाँ हैं, लाहौल और स्पीति में। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगेन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शिप टू द समर मेडोज, और फिर अप्रैल में चढ़ गए ऊपर। फिर अप्रैल में क्या होता है, एक बार फिर से इनकी मार्च जो है वो अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ जो है वो शुरू होती है, कहाँ, समर मेडोज की तरफ, ऊपर बुग्याल जैसे इलाकों में, ठीक है। फर्दर टू द ईस्ट द गढ़वाल एंड कुमाऊं, फर्दर टू द ईस्ट इन गढ़वाल एंड कुमाऊं Gujjar cattle herders came down to the dry forest of the Bhavar in the winter and went up to the high meadows, the Bugyals in summer. अब अगर थोड़ा सा हम लोग ईस्ट की तरफ चलें, ईस्ट के बारे में जानें, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो गढ़वाल और कुमाऊं में जो गुज्जर कैटल हर्डर्स हैं, गुज्जर कैटल हर्डर्स कौन थे, जम्मू कश्मीर के जो है वो भेड़ बकरी रखने वाले। तो फिर वहां से शुरू का चैप्टर आपको याद आना चाहिए अभी। तो गढ़वाल और कुमाऊं, ये जो गुज्जर कैटल हर्डर्स थे वो क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं भंवर में। भंवर जो है वो उसका टर्म दे रखा है ड्राई फॉरेस्ट एरिया बिलो द फुटहिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल और कुमाऊं के नीचे वाली पहाड़ी एरिया को जो है वो क्या कहते हैं, भंवर कहते हैं। यहाँ पर जो है वो जानवरों के लिए सूखी घास वगैरह मिल जाती है। एंड वेंट अप टू द हाई मेडोज द बुग्याल्स इन समर, समर में कहाँ चले जाते हैं ये गुज्जर वाले लोग, बुग्याल्स चले जाते हैं, और विंटर में कहाँ चले जाते हैं, भंवर में। बात समझ में आया। Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of pastures. इसमें से कई सारे, सबका सब नहीं, many of them, कई सारे जो हैं वो ये जम्मू कश्मीर के से बिलोंग करने वाले हैं, जो यूपी में 19th सेंचुरी में पास्चर्स की, अच्छे पास्चर्स की तलाश में पहुंच गए थे। आपने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से गुज्जर बकरवाल जो है, जो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से, वो लोग यूपी तक पहुंच गए। क्यों, तलाश में, पास्चर की तलाश में, अपने जानवरों के चारे की तलाश में, ठीक है। एक बार यहाँ तक के टॉपिक को आप फिर से समझो कि गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के बिलोंग करने वाले लोग हैं। ये लोग की जो गांव है, इनके गांव का नाम गढ़वाल और कुमाऊं है, ठीक है। गर्मी के दिनों में ये जो है ऊपर जाते हैं बुग्याल्स में, ठीक है, और जाड़े के दिन में कहाँ आते हैं, नीचे भंवर में आते हैं, ठीक है। ड्राई फॉरेस्ट एरिया है। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए तो गड्डी शेफर्ड्स है यहाँ के, इनका जो गाँव है जो ऊपर पहाड़ी पर है, लाहौल और स्पीति है। ये लोग जो है वो नीचे जब उतरने लगते हैं तो अपना गर्मी का फसल काटते हैं, जाड़े का फसल बो के नीचे उतरते हैं, कि जब जाड़े के बाद, जाड़े बीतने के बाद जब गर्मी में वो पहुंचेंगे तो कौन सी फसल काटेंगे वहाँ पे गर्मी के शुरुआत में, ठीक है। और फिर गर्मी के टाइम में गर्मी का वो क्या करते हैं, फसल बोने का काम करते हैं। मतलब गर्मी के दिन में गर्मी की चीज़ें उगाते हैं और जाड़े के दिन में जाड़े की चीज़ें उगाते हैं। और ये काम जो चूँकि जाड़े और गर्मी में तो वहाँ से शिफ्ट होते रहते हैं, तो जब वो शिफ्ट होते रहते हैं तो जैसे मान के चलो सितंबर में वहाँ से शिफ्ट होकर नीचे आ रहे हैं, तो वैसी चीज़ें जैसे कि मस्टर्ड हो गया और व्हीट हो गया, सरसों हो गया या फिर गेहूं हो गई, तो वो रोप के आए, उसकी खेती वो लोग करके आए। और जब अप्रैल में पहुंचे तो जाड़े का फसल काट लिया और गर्मी का बो दिया। तो गर्मी में तो वहाँ रह ही रहे वो, तो गर्मी में जो उन्होंने पैडी या मेज उगाया वो वहाँ काट लिया, रिटर्निंग के टाइम में वो लोग काट लिए। बात समझ में आया इन दोनों कम्युनिटी के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के जो थे वो गुज्जर बकरवाल्स के बारे में इस तरीके से हम लोगों ने जाना, और हिमाचल प्रदेश के गद्दी शेफर्ड्स के बारे में हम लोगों ने जाना। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, पैस्टोरलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लोग का गांव का नाम क्या है,
गढ़वाल और कुमाऊं, और हिमाचल प्रदेश के जो गड्डी सेफर्ड्स हैं उनके गांव का क्या नाम है, लाहुल और स्पीति। टर्म क्लियर है, ये नाम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। दिस पैटर्न ऑफ cyclical movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of the Himalayas, including Bhotia, Sherpa, Kinnori. All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pastures in different places. When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocked to new areas. This continuous movement also allowed the pastures to recover. It prevented their overuse. तो ये जो पैटर्न है, ये जो साइक्लिकल पैटर्न है, ये जो एक सर्किल में जो ये इनका मूवमेंट चल रहा है समर में और विंटर में। समर में ये लोग ऊपर चले जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, समर में ऊपर चले जाते हैं, जाड़े में नीचे चले जाते हैं। तो ये जो एक साइक्लिकल मूवमेंट है, ये पेस्टोरल कम्युनिटीज़ में, हिमालय जैसे जगहों पर पेस्टोरल कम्युनिटीज़ में बड़ी कॉमन है। इस तरह की और भी कम्युनिटीज़ हैं, गद्दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल्स के अलावा भी और भी कम्युनिटीज़ हैं, और इन कम्युनिटीज़ का नाम क्या है, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी। तो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी भी इसी तरह की कम्युनिटी है जो इस तरह का काम करती है। हम लोगों ने केवल 2 लोगों के बारे में जाना, गुज्जर बकरवाल्स और गड्डी शेफर्ड्स के बारे में, लेकिन इस तरह की और भी कम्युनिटीज़ है, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो सीजनल चेंज होता है उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं, और जो अवेलेबल पास्चर होता है अलग अलग जगहों पर वहाँ चले जाते हैं। जब पास्चर एग्जॉस्ट हो जाता है, जब वहाँ की पास्चर लैंड जो है बिल्कुल क्या हो जाती है, घास फूस बिल्कुल नहीं रहता है, अनयूजेबल हो जाता है, वो प्लेस अब उनके काम का नहीं है, तो ये जो है वो फिर दूसरे जगह पर न्यू एरियाज़ में जो है अपने फ्लॉक के साथ, अपने भेड़ बकरियों की झुंड के साथ जो है वो चले जाते हैं। ये मूवमेंट जो है उनका चलता रहता है, मतलब एक जगह वो रुक के ज़बरदस्ती जो है वो क्या नहीं कर रहे हैं, वहाँ उस पास्चर लैंड का ओवर यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि वो विनाश के कगार पर चल जाए। ठीक है, मान के चलो आपने किसी जानवर ने तना खाया, अगर तना खा करके छोड़ दे जड़, तो कुछ दिन में वो तो फिर रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर जड़ ही उखाड़ ले तो फिर क्या होगा कि उसको रिकवर होने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो ओवर यूज़ नहीं किया करते थे ये लोग, तो मतलब समझदारी थी, एडजस्ट करने का तरीका था, नई जगह में जाने की क्या करते थे, पूरी प्लानिंग करते थे ये लोग कि कौन से जगह पर कब वो कहाँ जाएंगे, कितनी मात्रा में जाएंगे, ठीक है, कितना यूज़ करना है किस जगह को अपने जानवरों के चारा के लिए। अब जो टॉपिक है वो ऑन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स है। ठीक है, तो मरुस्थल, प्लेन्स और प्लेट्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लेट्यू समझ लो क्या होता है, पहाड़ी एरिया पर जब कुछ दूर पर समतल जमीन होती है उसको प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, जब पहाड़ी एरिया पर जो है वो चाहे पहाड़ काट के बनाया हो चाहे नेचुरल हो, उसको प्लेट्यू कहते हैं। पठार जिसको हिंदी में कहते हैं, पठार वह जगह होती है जो ऊंची पहाड़ी पर समतल भूमि होती है। प्लेट्यू का अर्थ क्लियर है, तो सीधे हम प्लेट्यू बोलेंगे अब। नॉट all pastoralists operated in the mountains, they were also to be found in the plateaus, plains and deserts of India. Dhangar were an important pastoral communities of Maharashtra. नया नाम आया, ठीक है, Dhangar were an important pastoral communities of Maharashtra. In the early 20th century, their population in this region was estimated to be 467,000. Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still other were buffalo herders. The Dhangar shepherds stayed in the central plateau of Maharashtra during the monsoon. This was a semi-arid region and low rainfall and poor soil. It was covered with thorny scrub. Nothing but dry crops like bajra could be sown here. In the monsoon, this tract became a vast grazing ground for the Dhangar flocks. By October, the Dhangars harvested their bajra and started on their move west. After a march of about a month, they reached the Konkan. This was a flourishing agriculture tract with high rainfall and rich soil. Here the shepherds were welcomed by Konkani peasants. After the Kharif harvest was cut, at this time
The field had to be fertilized and made ready for the Rabi harvest. Dhangar flocks manured the fields and fed on the stubble. The Konkani peasants also gave supplies of rich, which the shepherds took back to the plateau where grain was scarce. With the onset of the monsoon, the Dhangars left the Konkan and the coastal areas with their flocks and returned to their settlement on the dry plateaus. The sheep could not tolerate the wet monsoon conditions. तो अब सारे चरवाहे केवल पहाड़ी एरिया में नहीं चराते, कुछ चरवाहे जो होते हैं वो प्लेट्यू में, प्लेन्स में, रेगिस्तान तक में जो है वो चरवाहे के लिए भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हैं। धंगर एक नई कम्युनिटी के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। ये कम्युनिटी जो है पेस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की ये जो है वो पेस्टोरल कम्युनिटी है। जम्मू कश्मीर की कौन थी? गुज्जर बकरवाल्स। और हिमाचल प्रदेश की कौन थी? गड्डी शेफर्ड। अब हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र के धंगर पेस्टोरल कम्युनिटीज के बारे में। 20th सेंचुरी में इनकी संख्या जो है वो 467,000 थी। ये इंटरनेशनल मेथड है, अपने यहाँ 4,67,000 हो गया। ठीक है, तो इनकी संख्या जो है वो धंगर्स की संख्या कितनी थी? 4,67,000। फिगर याद रखना, क्योंकि औपनिवेशवादी साम्राज्य में हम लोग इसके पतन के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से इनकी संख्या कैसे कैसे कम हुई। तो महाराष्ट्र में अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी संख्या कितनी थी धंगर्स की? 467,000। ज़्यादातर शेफर्ड्स हुआ करते थे, गडेरिया भेड़ चराने वाले। कुछ लोग ब्लैंकेट वीवर होते थे, ब्लैंकेट कंबल वगैरह बुनने वाले थे। और कुछ लोग बफेलो हर्डर्स होते थे, भैंसी पालने वाले। ये धंगर शेफर्ड जो होते थे वो महाराष्ट्र की सेंट्रल प्लेट्यू में रहते थे। मॉनसून में सेंट्रल प्लेट्यू, मध्य भाग में। ये एक सेमिड एरिड रीजन है। एरिड का मतलब होता है शुष्क, जहां बारिश न के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र है, ये एक सेमी अर्ध शुष्क प्रदेश है। आधा शुष्क आधा सूखा हुआ प्रदेश है। यहाँ पे काफी कम रेनफॉल होता है और पुअर की सॉइल की जो क्वालिटी है वो काफी घटिया है। बहुत अच्छा फसल नहीं निकलता है यहाँ पे। थ्रोनी स्क्रब है, कांटेदार जंगल झाड़ियां हैं यहाँ पे। कुछ भी नहीं, केवल बाजरा जो है वो यहाँ पे उगाया जा सकता है। मानसून में जो है ये ट्रैक जो है, मानसून में जो ट्रैक है ये ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घास फूस निकलना शुरू होता है। और ये घास फूस जो है वो धंगर फ्लॉक्स के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। अक्टूबर आते आते धंगर्स जो है वो अपना बाजरा काटते हैं, बाजरा जो इन्होंने रोपा था अक्टूबर आते आते, और फिर चल पड़ते हैं किधर? 1 मंथ की लंबी पैदल यात्रा के बाद कोनकान पहुंचते हैं ये लोग। अब ये कोनकान जो है वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है और यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है कोनकान वाले एरिया में, और मिट्टी भी जो है वो यहाँ की अच्छी है। तो ये धंगर कहाँ चल दिए अब 1 महीने की पैदल यात्रा के बाद? कोनकान। कोनकान जो है वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है, एग्रीकल्चरल ज़मीन है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी धनी है। धनी इन द सेंस उर्वरकता क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ जो शेफर्ड्स है उनको कोनकानी जो किसान है उनका स्वागत करते हैं। कोनकानी किसान इनका स्वागत इसलिए करते हैं कि जो खरीफ फसल काटते हैं, खरीफ का मतलब होता है ऑटम क्रॉप, जो जनरली सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, खरीफ फसल जब कट जाती है कोनकान में, तो कोनकानी किसान इन शेफर्ड्स का, कौन से शेफर्ड्स का? धंगर। ठीक है, तो जरा जोर से बोला करो, ठीक है, हल्का जोर से बोल सकते हो आप। तो धंगर फ्लॉक्स जो है, धंगर जो कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, इनका स्वागत कौन करता है? कोनकानी पीजेंट्स करते हैं। और ये यहाँ कोनकान में कब पहुँचते हैं? सितंबर अक्टूबर के आसपास, 1 महीने की यात्रा के बाद। खरीफ फसल की कटाई होती है इस समय में, और ग्राउंड को फर्टिलाइजेशन की जरूरत होती है। तो ये लोग जो है कोनकान किसान जो है, कोनकानी किसान, ये क्या करते हैं, इन धंगर पेस्टोरलिस्ट को इजाज़त दे देते हैं कि जाइए हमारे खेत में जो डंठल पड़ी हुई है, जैसे धान काटा नीचे का जड़ बच गया ना, तो उसको आप चरा सकते हैं। तो ये जो धंगर फ्लॉक्स हैं, धंगर लोगों के द्वारा पाले गए जो जानवर हैं, ये खेतों में क्या करते हैं? चरने का काम करते हैं। और इन जो भी गोबर वगैरह होता है, जो मैन्योर्स वगैरह होता है, वो खेत में ही रह जाता है इनके द्वारा। और इससे क्या होती है कि जो
कोनकानी पीजेंट्स हैं उनको क्या मिल जाता है, खाद की आपूर्ति पूरी हो जाती है और इनका भी जो चरवाहे को जो है वो चराने के लिए जगह मिल जाता है। और फिर जो है ये कोनकानी पीजेंट जो है ना केवल उनको चराने देते हैं बल्कि उन्हें चावल वगैरह भी जो है वो देते हैं। इनको जो है वो क्या करते हैं, चावल वगैरह भी देते हैं और ये चावल वो क्या करते हैं अपने वापस अपने प्लेट्यू में ले आते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर ये चावल जो है वो स्कार्स होता है। याद करो केवल बाजरा ही उग सकता था, तो बाजरे की रोटी खाकर ये लोग क्या करते थे, गुजारा करते थे। तो ये जो चावल उनको कोनकानी पीजेंट्स के द्वारा दिया जाता है वो लोग वापस ले आते हैं अपने साथ में, ठीक है। और जैसे ही मानसून आता है तो धंगर्स जो है वो कोनकान छोड़ देते हैं। मानसून आता है तो सितंबर अक्टूबर में पहुंच के फिर क्या रहते हैं वहाँ पर, और फिर जो है वो क्या करते हैं, कोनकान जो है वो मानसून के आते ही छोड़ देते हैं। एंड कोस्टल एरियाज विद देयर फ्लॉक्स एंड रिटर्न टू द सेटलमेंट ऑन द ड्राई प्लेट्यू। जो भी कोस्टल एरियाज है या फिर कोनकानी पीजेंट्स का जो द्वारा प्रोवाइड करी ज़मीन है, इनको वो छोड़ देते हैं और कहाँ चले आते हैं, फिर ड्राई प्लेट्यू पर चले आते हैं, क्योंकि जो सिप है, जो भेड़ें हैं, वो मॉनसून कंडीशंस को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के पास्टोरल कम्युनिटी के बारे में जाना, हिमाचल के बारे में जाना, महाराष्ट्र के बारे में जाना। अब हम लोग कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी का नाम याद रखना, ठीक है, उनके मूवमेंट को याद रखना। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वाज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास इनहैबिटेड बाय कैटल, गोट एंड sheep herders. द गोल्लाज हर्डेड कैटल। नया कम्युनिटी का नाम क्या आया, गोल्लाज, ठीक है। तो गोल्ला मतलब हो गया, ये उसका प्लूरल फॉर्म है गोल्लाज, ठीक है, जैसे इंडिया का इंडियंस लिख दिया, ठीक है। तो गोल्ला हो गया, हिंदी में गोल्ला कम्युनिटी हो गई। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में आ जाए हम लोग फिर से। यहाँ पर जो ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है वहाँ पर पत्थर है, ग्रास है, और यहाँ पर कैटल, गोट, sheep herders जो है वो एक साथ रहते हैं। बकरियाँ, कैटल, मवेशी और उनके पालने वाले लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जो है वो कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में जो गोल्ला है, गोल्ला समुदाय, ये लोग क्या करते हैं, मवेशी पालने का काम करते हैं। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो कम्युनिटी पालती है उनको क्या नाम दिया गया है, गोल्ला। द कुरुमा एंड कुरुबा, द कुरुमाज एंड कुरुबाज रियर्ड sheep एंड गोट्स एंड सोल्ड वोबन ब्लैंकेट्स। ये कुरुमा और कुरुबा ये जो है वो बकरियां और गोट्स पालते हैं और वुबन ब्लैंकेट्स बेचने का काम करते हैं। ये भी कम्युनिटी का नाम है। दे लिव्ड नियर द वुड्स कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। ये जो है वो जंगलों के किनारे पर रहते हैं, नज़दीक में रहते हैं। थोड़ी बहुत ज़मीन पर खेती कर ली। इंगेज इन अ वैरायटी ऑफ प्रिटी ट्रेड्स, थोड़ा बहुत छोटा मोटा व्यापार भी कर लिया ताकि अपने जानवर की क्या कर सके, ये देखभाल कर सके। Unlike the mountain pastoralists, it was not the cold and the snow that defined the seasonal rhythms of their movements. Rather, it was the alteration of the monsoon and dry season. In the dry season, they moved to the coastal tracts and left when it rains come. The rain comes. In the dry season, they moved to the coastal tracts and left when the rains came. Only buffaloes like the swampy wet condition of the coastal area during the monsoon month. Other herds had to be shifted to the dry plateau at this time. तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में कौन सी कम्युनिटी है, गोल्ला, जो मवेशी पालती है। कुरमा और कुरबा जो है वो भी जो है वो क्या करते हैं, शिप, गोट्स वगैरह पालते हैं और ब्लैंकेट बुनने का काम करते हैं। वो जंगलों में रहते हैं, थोड़ा बहुत खेती कर लिया, थोड़ी बहुत बिजनेस कर ली, खेती के सामानों को बेच दिया और जानवरों को क्या करते हैं, उस तरीके से वो इस कमाई से देखभाल करते हैं। माउंटेन पैस्टोरलिस्ट की तरह नहीं होते हैं कि जाड़े और गर्मी में अपना जगह बदलते हैं। इनके जगह बदलने के पीछे रीज़न जो होता है वो होता है सीजनल रिदम, और सर्दी गर्मी के आधार पर ना होकर बरसात और सूखे के हिसाब से ये जगह बदलते हैं। कौन सी जगह बरसात में कहाँ पानी लग जाएगी और कहाँ इनको सूखा जगह मिलेगा, इस आधार पर इनका मूवमेंट तय होता है। इन द ड्राई सीजन में जो है वो कोस्टल ट्रैक्ट और में चले जाते हैं, और जब बारिश होती है तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, सूखे जगह में, क्योंकि केवल बफेलो को ही गीली और दलदली ज़मीन पसंद होती है ना। और इसलिए ज़रूरत होती है कि
बाकी जो जानवर हैं जैसे भेड़ बकरे जिनको गीली जगह सूट नहीं करती है, बारिश वाला जगह सूट नहीं करता है, तो इनको जो है प्लेट्यू पर वापस ले जाने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। बंजाराज वर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। बंजारा भी चरवाहों की एक अलग कम्युनिटी है। दे वर टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। बंजाराज की जो कम्युनिटी है वो आपको उत्तर प्रदेश के गाँवों में, पंजाब के गाँव में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गाँव में मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आपको बंजारन मिल जाएंगे। बंजारन मतलब यही चरवाहे टाइप लोग। इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड for their cattle, they moved over long distances selling plough, cattle and other goods to villages in exchange for grain and fodder। तो ये लोग जो बंजाराज लोग हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले जो बंजाराज हैं, वो भोजन की तलाश में, पास्चर लैंड की तलाश में अपने मवेशियों के लिए जो है वो बड़ी लंबी यात्रा तय करते हैं। लंबी यात्रा तय करते हैं तो भोजन करना तो होता ही है, तो भोजन के लिए जो है वो अपनी हल है ना, जो सेलिंग प्लो कैटल, जो हल चलाए जाने के लिए जिन जानवरों की ज़रूरत होती है वो जानवर भी क्या कर देते हैं, बेच देते हैं रास्ते में जो भी गांव आ रहा है उनके लोगों को, और जो है वो क्या करते हैं, उसके बदले उनसे अनाज ले लेते हैं, चारा ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो है वो कम्युनिटी में जो है इमेजेस दिखाया गया अगले पेजेस में कि किस तरीके से कहाँ कहाँ मेला लगता है। तो ये मेला उन्हीं रास्तों में लगता है जहाँ से बंजारे लोग अपने जानवर के साथ गुजरते हैं, और यहाँ पे ट्रेड जो है वो चलता है, और वो लोग फूड फॉर्डर की तलाश में अपने जानवरों को क्या करते हैं, बेचते हैं। तो वो पिक्चर हम लोग थोड़ी देर के बाद समझ लेंगे। अब देखो, इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, इन द डिजर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मरुस्थलों में लिव्ड द रैकास, रैका लोग रहते हैं, नया कम्युनिटी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कौन था, गोल्ला, कुरुमा, कुरबा। अब हम लोग राजस्थान की जो कम्युनिटी है पास्टोरलिस्ट की, उसको रैका कहते हैं। The rainfall in the region was meager पढ़ेंगे इसको, ठीक है, रॉ साइलेंट होता है, meager and uncertain, रॉ होता है बहुत कम जोड़ देते हैं, meager। तो in the deserts of Rajasthan lived the Raikas. The rainfall in the region was meager and uncertain on cultivated land. Harvest fluctuated every year. Over vast stretches, no crop could be grown. So Raikas combined cultivation with pastoralism. During the monsoon, the Raikas of Barmer, Jaisalmer, Jodhpur, Bikaner stayed in their home villages where pasture was available. By October, when these grazing grounds were dry and exhausted, they moved out in search of other pastures and water and returned again during the next monsoon. One group of Raikas known as the Maru Raika herded camels and another group reared sheep and goat. अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान की रैका के बारे में, रैकास के बारे में। रैका हो गया हिंदी, रैकास हो गया प्लूरल उसका। तो रैका के बारे में बात करेंगे। अब राजस्थान में जो है ये बारिश जो है राजस्थान के क्षेत्र में बहुत कम होती है, या ना के बराबर होती है, अनिश्चित होती है। बारिश का कोई ठीक नहीं होता है कि इस टाइम में बारिश हो ही जाएगी। तो कल्टीवेटेड लैंड जो होता है, ऑन कल्टीवेटेड लैंड हार्वेस्ट जो है वो फसल की जो उपज है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। ऐसा होता है कि बड़ी लंबी एरिया में कभी कभी तो फसल निकलता भी नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है वो हार्वेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। इसलिए रैका जो है वो कल्टीवेशन के साथ साथ पैस्टोरलिज्म भी करते हैं, ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए खेती के साथ साथ क्या करते हैं, चरवाही भी करते हैं। मानसून में जो ये रैका बारमर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रैका, ठीक है, ये लोग जो अपने गांव में ही रहते हैं, अपने गांव में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पास्चर अवेलेबल होता है मानसून में यहाँ पे अवेलेबल होता है, थोड़ी बहुत चारा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आता है, ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो ड्राई हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब ये चल देते हैं कहाँ, नए पास्चर लैंड की वाटर की तलाश में, और फिर जो है वो नेक्स्ट मानसून में फिर यहीं आ जाते हैं। बस समझ रहा है। एक ग्रुप है रैका जिसको मारू कहा जाता है। ये लोग जो है वो कैमल के साथ साथ जो है वो भेड़ बकरी भी पालते हैं। रैका की एक ग्रुप है मारू
यहाँ पे लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी भी पालते हैं कैमल के अलावे। So we see that the life of this pastoral group was sustained by a careful consideration of a host of factors. They had to judge how long the herds could stay in one area and know where they could find water and pasture. They needed to calculate the timing of their movements and ensure that they could move through different territories. They had to set up a relationship with farmers on the way so that the herds could graze in harvested fields and manure the soil. They combined a range of different activities, cultivation, trade and herding to make their living. How did the life of pastoralists change under colonial rule? तो इस तरीके से आपने देखा, हम लोगों ने देखा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो पैस्टोरल ग्रुप्स हैं कितनी सावधानी के साथ सोच समझकर, हर चीज़ों के बारे में सोच समझकर जो है वो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से इनको जज करना पड़ता है कि किस एरिया में कितने दिनों तक वो अपने जानवरों को रख सकते हैं। इनको जगह की जानकारी होती है कि कहाँ इनको पास्चर और चारा जो है, चारा और जल मिलेगा। उनको जो है वो टाइमिंग कैलकुलेट करना होता है अपने मूवमेंट के लिए। उनको जो है वो अपनी टेरिटरीज जो है वो जाने के लिए जो टाइमिंग कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने देर में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कहीं कोई जानवर तो नुकसान नहीं हो जाएगा। इन सब चीज़ों का वो क्या करते हैं, तय करते हैं। और ये जो है इनका जो रिलेशनशिप्स होता है किसानों के साथ, वो भी अच्छा होता है। उनको एक रिलेशनशिप बना कर रखना होता है ताकि इनके जानवरों को वो किसान लोग क्या कर सकें, अपने खेतों में चढ़ने की इजाज़त दे सके। कौन से किसान? कोनकानी टाइप, एक ही नहीं और भी होंगे। तो कोनकानी पिजन जैसे लोग जो है वो कहाँ के, महाराष्ट्र के, तो उनको क्या कर सके, इजाज़त दे सके। तो उन्हें क्या करना होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है फार्मर्स के साथ, है ना, ताकि वहाँ पर लोग जो हैं वो क्या कर सके, अपनी ये पास्टोरलिस्ट जो हैं उस कटी हुई खेतों में क्या कर सके, अपनी भेड़ बकरियों को चला सकें और उसकी सॉइल को मैन्योर कर सकें, उन मिट्टियों को खाद उपलब्ध करा सकें। और इस तरीके से जो है वो ये पैस्टोरलिस्ट जो है बहुत सारा काम करते हैं, कल्टीवेशन के साथ साथ ट्रेड भी करते हैं, पालन भी करते हैं और ज़िंदगी को चलाने का काम इस तरीके से वो लोग करते हैं। तो किस तरीके से कॉलोनियल रूल के अंतर्गत इनकी लाइफ अफेक्ट होती है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब जो हम लोगों ने बात करी थी कि ये लोग जो है वो महीनों तक पैदल यात्रा करते हैं और फूड और भोजन की तलाश में, भोजन और पास्चर की तलाश में वो कैसे अपना जो भी वो पाल रखे हैं उसको कैसे वो बेच देते हैं। तो उसी तरह का जो मेला है, वो मेले का जो पिक्चर्स वगैरह है वो दिखाया गया है। 3 पिक्चर आपको इस 102 एंड 103 पेजेस में दिखाया गया है कि कैमल फेयर एट बालोतरा इन वेस्टर्न राजस्थान के बालोतरा में की ऊँटों का मेला लगा है। यहाँ पर जो है camel herders came to the fair and sell and buy camels. The Maru Raika also display their expertise in training their camel. Horses from Gujarat are also brought for sale at this fair. तो इस खासियत क्या है वेस्टर्न राजस्थान के इस मेले की, जो बलोत्रा में होती है कि कैमल हर्डर्स जो होते हैं वो यहाँ पर अपने ऊँट को बेचने और खरीदने के लिए लाते हैं। मारू राइकास के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो ऊँट के अलावा क्या क्या रखते हैं, भेड़ बकरी भी रखते हैं। वो लोग अपने एक्सपर्टीज़ को, महारत को बताते हैं कि किस तरीके से वो लोग अपने कैमल को ट्रेन करते हैं। हॉर्सेज जो है वो गुजरात से आती है यहाँ पर बिकने के लिए मेले में। उसके बाद हम लोगों ने जाना, उसके बाद जो फिगर 9 है उसमें दे रखा है कि अमारू राइकाज जेनोलॉजिस्ट विद अ ग्रुप ऑफ राइकाज। ये जेनोलॉजिस्ट जो हैं रिकाउंट द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटी। सच ओरल ट्रेडिशंस गिव पास्टोरल ग्रुप देयर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। These oral traditions can tell us about how a group looks at its own past. तो ये जेनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कम्युनिटी में बैठ कर क्या करते हैं, लोगों को ओरल ज्ञान देते हैं कि उनकी आइडेंटिटी कहाँ है, कहाँ से आए। जो नए बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी तो पता होना चाहिए कि उनकी क्या कम्युनिटी है, उनकी क्या खासियत है। तो इनको बैठा करके जो ज्ञान बांटने का काम होता है ये जेनोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद है एक फिगर है, फिगर 10 में दे रखा है मलधारी हर्डर्स मूविंग इन सर्च ऑफ पास्चर। मलधारी हर्डर्स के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से वो लोग अपने पास्चर लैंड की तलाश में जो है किस तरीके से भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर जो है वो निकलते हैं। इनकी गांव जो है वो कच्छ के रन में स्थित है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो दे रखी हैं, जो पढ़ाया गया उसी का अंश जो है वो फिगर के माध्यम से आपको दे रखा गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो आपका यहाँ ख़त्म होता है। इसमें जो है वो एक फिगर नंबर 2 देख लो।
जो सेंट्रल गढ़वाल में जो लोग होते थे हिमाचल प्रदेश के, जो गड्डी शेफर्ड, उनका एक मंडप का चर्चा है कि कैसा उनका घर होता था। ये जंगली घास फूस और बांस की मदद से जो ऐसा घर बनाते थे, ठीक है। और किस तरीके से जो है वो सिप का पालन करते हैं और किस तरीके से ऊन निकालने का काम जो है वो किया जाता है। पहले उनको नहलाया जाता है, फिर उनसे ऊन निकाला जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को आपको खुद स्टडी करना है। वैसे जितनी भी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर का जो था पहला क्लास आज यहाँ ख़त्म होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ो, रिवाइज करो, कोई दिक्कत है तो बताओ।